नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं चक्रव्यूह के साथ। और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। थैंक यू, धन्यवाद। काफ़ी अरसे के बाद फिर आप चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आए हैं। और आपसे हर वो सवाल पूछेंगे जिसका जनता जवाब जानना चाहती है। बिल्कुल, जो इच्छा है वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत आज हम आपकी शुरुआत से करेंगे। आपकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? मुकेश जी, देखिए, मैं शुरू से 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के नाते मैंने काम शुरू किया जी। शाखा में गया, शाखा की विभिन्न जिम्मेवारियां भी दी गई। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तब इमरजेंसी के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत सारी जातियां हुई थी। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां भी दी गई थी, बहुत सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। 1975 में इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी के अंदर पहला चुनाव हुआ था चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा का जी। तो कृष्णकांत जी ने चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव के अंदर संघ के भी सभी स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। इमरजेंसी के खिलाफ जन जन के अंदर आंदोलन था, तो उस चुनाव के अंदर भी मैंने भाग लिया और चुनाव के अंदर जो भी जिम्मेवारी मुझे दी गई वो ली। और 1977 से लेकर के 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रही। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जी। तो मैं शुरू से ही 6 अप्रैल 1980 को जो फाउंडर मेंबर्स थे या यूँ कह लीजिए सदस्य थे, उनमें से एक था। मुझे भी दिल्ली जाने का मौका मिला था जिस दिन रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी रैली की गई थी जहाँ भारतीय जनता पार्टी के गठन की घोषणा हुई। तब आपकी क्या उम्र थी? उस समय मेरी जो आयु थी वो थी 32 साल की। अच्छा। तो मैं उस 1980 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और ये जो कार्यकर्ता हमारे साथ बैठा है, इस कार्यकर्ता की दोस्ती बड़े बड़े लोगों से रही हैं जो आज देश के श्रेष्ठ पद पर हैं। नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री भारत के, उनके साथ आपकी कहाँ मुलाकात हुई और कैसे फिर मुलाकातें बढ़ती गई? और सुना तो ये है कि आप और नरेंद्र मोदी जी हों या मनोहर लाल खट्टर हों, स्कूटर पर कभी कभी ट्रिपली भी मारते थे? नहीं, ऐसा ट्रिपली वाला तो इशू नहीं आया, लेकिन हाँ, स्कूटर के ऊपर उनके साथ ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लगभग 5 वर्ष तक कार्य करने का अवसर मिला। उस समय मैं चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था जी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी के नाते चंडीगढ़ में आए थे। और जब पहली बार चंडीगढ़ आए तो उनकी पहली बैठक जो थी वो मेरे घर के ऊपर हुई थी। और फिर उसके पश्चात तो जो उनकी दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे बढ़ कर के काम किया। और पहली बार 1996 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हमने जीता। 1996 के अंदर ही नगर निगम का चुनाव पहली बार चंडीगढ़ के अंदर बनी थी नगर निगम, उस समय चुनाव हुआ। और उस चुनाव के अंदर भी हमें 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के अंदर गठन हुआ। और मैं कहूँगा कि उस गठन का या उस टाइम जीत का जो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली थी, जिस प्रकार से वो माइन्यूटली मॉनिटरिंग करते थे, जिस प्रकार से छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे, हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे, तो उसी का परिणाम था कि हम 1996 का लोकसभा भी जीते। वो हम लगभग 35 साल के बाद। आप चंडीगढ़ के मेयर? चंडीगढ़ का मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था।
चंडीगढ़ के मेयर भी रहे आप। उसके बाद 1997 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ही मुझे मेयर चुना गया। तो उनकी जो कार्यशैली है, क्योंकि उस वक्त बड़ा नाम नहीं हुआ करते थे, जो संघ के लोग हैं वो जानते थे या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तब मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे वो गुजरात के, तो क्या ऐसा खास है कि जो दुनिया है वो उनकी फ़ैन हो गई है? क्या ऐसे गुर आप लोगों ने सीखे कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है? उनका जो अथक परिश्रम, अथक मेहनत, बिना थके 18-18 घंटे उस समय भी कार्य करते थे। उस समय भी जहाँ जहाँ प्रदेशों की जिम्मेवारी उन पर थी उनकी चिंता करते थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी सरकार बनी, यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर बंसीलाल जी के साथ हमें हमारी सरकार बनी। ऐसी कौन सी चीज़ें जिस पर एक आम व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ती, उनकी नज़र पड़ जाती है और फिर आप मैं तो कहूँगा कि जो उनका हार्ड वर्क है, जो उनकी मेहनत है, जो उनका परिश्रम है अथक, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनकी एनर्जी जो है, उनका एनर्जी उस समय भी इसी स्तर की एनर्जी थी, और आज तो खैर उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। जो उनका कार्यशैली है, माइन्यूटली किसी भी चीज़ को लेकर के उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका रिजल्ट तक उसके पीछे पड़े रहना, और जब तक वो काम हो नहीं जाता, और कई बार जब काम नहीं हो पाता था तब फिर डांट भी पड़ती थी। डांट भी पड़ती क्या थी। क्या कहते थे? डांट भी, ये देखिए उनका जो कार्य करने का तरीका है, जो उनकी अपेक्षा है, जब उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे तो निश्चित तौर पर कि आपके जिम्मे काम लगाया था आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या कारण है। और इसीलिए शायद मुझे 2014 याद आ रहा है कि जब पंचकुला की टिकट का जिक्र होने लगा तो सीधा नाम आ गया, ज्ञानचंद गुप्ता है ना वहाँ पे। तो आपने सोचा था कि ये जो परिश्रम आप इस वक्त कर रहे हैं 2014 में आपको टिकट मिलेगी, और उस टिकट की जो घोषणा है उसके लिए विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, वो सीधा जो घोषणा है वो आदेश होगा और ज्ञानचंद गुप्ता को विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जैसे दूसरा उन्होंने मुझे मतलब मेरी जो योग्यता क्षमता से बढ़ करके बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। दूसरा जो नाम फिर जहन में आता है आपसे बातचीत करते हुए, वो मनोहर लाल खट्टर साहब का आता है। उनके भी आप बहुत करीबी रहे, और ये जो दौर आप बता रहे हैं उस दौरान मनोहर लाल खट्टर भी साथ में ही रहते थे, आप लोग तीनों ही साथ में रहते थे। तो 2014 में आप उनके साथ रहे, फिर 19 वाले चुनाव में फिर आपको विधानसभा का स्पीकर बना दिया। तो कमोवेश जो कार्यशैली है नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल खट्टर जी की, उसमें कितनी समानता आपको देखने को मिलती है? नहीं, देखिए समानता तो एक ही है कि हम, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे आदरणीय मनोहर लाल जी, चाहे मैं हैं, हमने एक ही पाठशाला से पढ़ करके हम आए हैं। उस पाठशाला का गुरु कौन थे? पाठशाला का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनके गुरु कौन थे? मतलब उस दौरान आप मतलब नरेंद्र मोदी जी जो भी रणनीति बनाते थे तो उसके ऊपर उनको कौन निर्देशित करते थे? केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय आडवाणी जी की रथ यात्रा के वो सारथी रहे, संचालन के रहे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की जो तिरंगा यात्रा थी, एकता यात्रा थी, उसके वो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ उस यात्रा के सारथी रहे। तो वो जो एक उनका कार्य, उनको कार्य करने का मौका जो आदरणीय आडवाणी जी के साथ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ जो उन्होंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, या जो उनकी कार्यशैली थी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रभाव उनके जीवन के ऊपर बहुत दिखाई दिया। देखिए खट्टर साहब जो पहली बार मुझे मिलना हुआ, क्योंकि मोदी जी चारों प्रदेशों के प्रभारी थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़। तो उस समय मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री थे जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था। तो उसके नाते उनसे अक्सर
माननीय मनोहर लाल जी से मिलना भी होता रहता था। और क्योंकि एक बड़ी बात और थी कि आदरणीय मोदी जी का जो निवास स्थान था, जो जहाँ पर वो रुके हुए थे, वो पंचकुला में था। अच्छा, जो वो किसका घर था? वो हमारे एक अपने महामंत्री थे आदरणीय महावीर जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। बड़ा मिस करता हूँ मैं उन्हें। उनका जो निवास स्थान था, उनके एक छोटे से कमरे के अंदर, बहुत एक छोटा सा कमरा और एक बड़ा हॉल, उसके अंदर मोदी जी एक तख्त पोश के ऊपर, जैसे एक साधु का जीवन होता है कि तख्त पोश के ऊपर बिना किसी गद्दे के, चटाई के, उसके ऊपर वो सोते थे। वो जो समय था, उस समय कभी आपने सोचा था कि हमारी सत्ता भी आएगी? क्योंकि आज तो आप लोग सोचते हैं कि सत्ता अब हमारी आ गई है तो ये कभी जाएगी नहीं। नहीं, देखिए, उस समय तो हमें आदत संघर्ष की थी, क्योंकि शुरू से संघर्ष किया है, चाहे वो 1980 से लेकर के जब अब 2014 तक संघर्ष की ही हमने रेखा देखी है। संघर्ष ही किया, चाहे वो चंडीगढ़ में था, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर था। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग सोचते थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अकेले अपने दम पर कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी। इसी पे मैं आ रहा था। उस दौरान चौधरी देवीलाल जो हैं, वो भी आपके काफ़ी करीब रहते थे। सुना है कि उनके घर भी मोदी साहब का, आप लोगों का बहुत आना जाना होता था। तो वो जो गठबंधन था, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। नहीं, देखिए, गठबंधन था एक, हम माइनॉरिटी कह लीजिए या कम सीटों वाले छोटी पार्टी के नाते आदेश तो जो बड़ी पार्टी है उसी का चलता है या मुख्यमंत्री का चलता है। जब हमारा मुख्यमंत्री नहीं था, जो उनकी नीतियाँ, जो सरकार की नीतियाँ, जो चाहे वो चौटाला जी की नीतियाँ हों, चौधरी बंसीलाल जी की नीतियाँ हैं, लेकिन हम उसके अंदर कोई इफ़ेक्टिव रोल जो है वो प्ले नहीं कर पाते थे। लेकिन जब सरकार अपनी बनी, जो आप सुझाव देते थे, मानते थे? वो मानते भी थे और सुनते भी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक इफ़ेक्टिव जो डिसीजन टेकिंग पावर, रिक्वेस्ट मोड पे, हाँ, एक रिक्वेस्ट, एक होता है कि फैसला लेने की क्षमता या फैसला लेने का, निर्णय करने का अधिकार, और दूसरा होता है कि रिक्वेस्ट करनी है, निर्णय चाहे जो मर्जी हो। तो अभी जब 2014 में जब आप लोग चुनावी मैदान में उतर रहे थे, उस वक्त आपने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार इसलिए चलेगी कि 10 साल तक वो रहे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की जो सरकार है उस पर एक घोटाला सरकार का पोस्टर चिपका दिया आप लोगों ने। इनेलो को नहीं देना है, क्योंकि इनेलो जो राजनीति करती थी वो दादागिरी वाली करती थी, ऐसे आरोप उन पे लगते रहे। तो इनेलो को नहीं देनी है वोट, कांग्रेस को नहीं देनी है, तो किसको दें? भाजपा को दे दें। और इस लहर में चलते चलते, मोदी लहर में चलते चलते आप हरियाणा में भी सरकार बना गए। नहीं, ऐसा देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन था या राज था, उस शासन के अंदर जिस प्रकार से बड़े बड़े ज़मीनों के घोटाले हुए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार देखने को मिला सीएलयू के नाम पर, और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, और कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके जनता जो थी वो अल्टरनेट की खोज में थी। और जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर चुनाव के अंदर सभी 90 सीटों पर लड़ने का जब निर्णय हुआ, तब हरियाणा प्रदेश की जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सही अल्टरनेटिव है जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है। आपने बताया कि 1968 में आपने अपनी यात्रा शुरू की, 62 में। अब 2026 चल रहा है, तो वो जो यात्रा थी वो अब मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि एक पद जो सबसे, हम तो कहें कि मुख्यमंत्री से भी बड़ा ही पद है, विधानसभा अध्यक्ष का, उस पद पर आप आसीन रहे। तो विधानसभा स्पीकर के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर, क्या जो भूमिका आपको दी गई थी वो भूमिका आप ठीक से निभा पाए, ये संतुष्टि है?
नहीं, देखिए इस बात का निर्णय तो आम जनता करती है कि, या जो हमारे विधायक हैं, कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली वो मैंने किस प्रकार से निभाई। मेरा प्रयास था, जितना मेरा बुद्धि थी उसके मुताबिक मैंने काम करने का प्रयास किया। आप बहुत सरल स्वभाव के माने जाते हैं ना, और विधायक आपके सामने जो रहते थे वो रहते थे अभय चौटाला जैसे, तो नहीं, देखिए वो थोड़ा सा देखिए वो एक गर्म स्वभाव के हैं। वो जो एक जिम्मेवारी एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते, वो जो जिम्मेवारी यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साध करके चलें, इकट्ठे रख करके चलें, क्योंकि विधानसभा चलाना, विधानसभा के अंदर रुकावट ना हो, विधानसभा की कार्यवाही चलती रहे, विधानसभा के अंदर जो काम है वो चलता रहे, वो जो स्पीकर होता है उसकी जिम्मेवारी हो। चलो, अब तो आप अध्यक्ष नहीं हैं, पहले तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता था, तो ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जिनको आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में आपको बहुत परेशान किया? एक तो आपके परम मित्र अभय चौटाला जी हो गए, और कौन कौन? देखिए, हुड्डा साहब परेशान करते थे? नहीं, देखिए मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। इवन जो आप अभय सिंह चौटाला जी की बात कर रहे हैं, एक उनका जो एक स्वभाव है कि किसी भी बात को जिद करना, या उनका एक स्वभाव है। लेकिन अभेश जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो मेरे मित्र हैं। और आजकल मुलाकात होती है? बात बिल्कुल होती है। मैं तो जब भी मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो बहुत मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्तिगत, वो एक क्षणिक जो निर्णय जो उस समय विधानसभा की कार्रवाई को देखते हुए लेना पड़ा या लिया, समझता हूँ कि अगर ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जी, अब सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, सत्ता नहीं बदली, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए हैं। अब नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अक्सर वो भी आपकी तरह हमारी डिबेट में लगातार आया करते थे। तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है, मनोहर लाल खट्टर साहब में और नायब सिंह सैनी साहब में? देखिए, मनोहर लाल जी का कार्यशैली, काम करने का तरीका अपना है, और वो बहुत एक अनुशासनबद्ध तरीके से काम करने के उनकी इच्छा रहती है कि अनुशासन से कोई बाहर ना जाए। और उन्होंने लगभग 8-9 साल जो कार्य किया, मैं समझता हूँ कि आज हम सरकार में हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने जो अच्छी नीतियाँ बनाई, विशेष तौर पर जो खर्ची पर्ची वाला खेल था उसको ख़त्म किया, ये क्रेडिट मनोहर लाल जी को जाता है। लेकिन कहते हैं खट्टर साहब जो हैं थोड़े सख्त मिजाज हैं, और नायब सिंह सैनी साहब सबको कंट्रोल करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के मुरीद हो जाते हैं। देखिए, अपने हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। अभी 2026 में हैं हम, आप लोगों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, या मैं कहूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, कि आपने तय कर लिया है कि अब तो हम ही रहेंगे। बात आप 2047 की करते हैं, उसके लिए नीतियाँ बना रहे हैं, उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस है या मतलब नहीं, ठान लिया है, क्या है? ये देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक विश्वास है कि जिस तरीके से, ये विश्वास तो इंदिरा गांधी में भी रहा ही होगा। नहीं रहा होगा, लेकिन हमने करके दिखाया है। जो पिछले 12 साल के अंदर देश ने तरक्की की है, देश जो है विकास की ओर बढ़ा है। तरक्की तो सर एक सामान्य प्रक्रिया है। नहीं, समझ नहीं, अद्भुत। जब इंदिरा गांधी थी तो उनके बेटे संजय गांधी देश में मारुति लेके आए, वो एक क्रांति थी। जब राजीव गांधी आए तो वो कंप्यूटर लेके आए, वो एक क्रांति थी। आप 2014 में आए तो उस वक्त तो बुलेट ट्रेन की बात नहीं करते थे, लेकिन आप 14 में आके कर सकते थे। तो ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है, जैसे शुरू आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसको आगे हम बढ़ाते गए हैं। नहीं, देखिए, उनकी कार्यशैली में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी कोई भी निर्णय करते हैं, देश सबसे पहले उस विचार को सोच करके निर्णय लेते हैं कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है। आज जो आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं या दूसरे निर्णयों की बात कर रहे हैं,
वो निर्णय होते थे अपीजमेंट को लेकर के, कि वोटर को, जो अपना वोटर है उसको कैसे अपीज किया जाए। निर्णय लिया गया धारा 370 लगाने का जम्मू कश्मीर के अंदर। हालात उस वक्त वैसे थे। नहीं, अपीजमेंट के, केवल अपीजमेंट के लिए। और इसके बाद जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के निर्णय हुआ, मुलायम सिंह जी की सरकार के अंदर जिस प्रकार से 1990 के अंदर गोलियां चली, कारसेवकों की हत्याएं हुई, वो जो ऐसे निर्णय थे वो देश हित के नहीं थे, क्योंकि हमारा देश सनातन से जुड़ा हुआ देश। जो मैं समझता हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, नेतृत्व में जो 12 साल के अंदर तरक्की हुई है, अभूतपूर्व तरक्की हुई है। हमने देखा है कि किस प्रकार से निर्णय हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि निर्णय लेने की क्षमता, भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल से लोग, लाखों लोग शहीद हो गए। उस मंदिर में आजकल गड़बड़ियों के समाचार भी आ रहे हैं बहुत। नहीं, देखिए उसकी चल रही है, जो गड़बड़ी जहाँ भी होगी पकड़ी जाएगी तो सजा होगी। होगी, हाँ, होगी, बिल्कुल होगी। जो भी कोई दोषी होगा उसको सजा होगी। हाँ, चंदा ही चोरी कर रहे हैं देखो लोग वहाँ से। नहीं, देखिए ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हर आदमी कोई जो कौन वहाँ पे कैसा व्यक्ति है, सभी लोग चोरी करने वाले नहीं हैं। करोड़ों लोग दान देने वाले भी हैं। हाँ, तो दान ही चोरी हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ, मतलब हमारी सबसे पवित्र जगह में ऐसा हो रहा है। हमारी ही सरकार है। देखिए सरकार हमारी है, लेकिन हमारी सरकार चोरी भी तो आप ही को रोकनी है। नहीं तो उस हमारी चोरी सरकार रोकने के लिए कांग्रेस थोड़ी ना हमारी आएगी। सरकार ने ही पकड़ा है उसको, और किसी ने थोड़ी है। अगर कोई वहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उसकी इंक्वायरी जो करा रही है वो हमारी सरकार ही करवा रही है। तो अब इस वक्त आप नेटवर्क 18 पर, देश के सबसे बड़े नेटवर्क 18 पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। 2047 में आप देश को कहाँ देखते हैं? 2047 विकसित भारत, दुनिया का सिरमौर, दुनिया का जो पहले कहा करते विश्व गुरु भारत, 2047 में फिर से भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो हमारी तो स्वयं हो ही जाएगी। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी सवालात के जवाब दिए। खट्टे मीठे सवालात का आप हमेशा से जवाब देते आए और जो नरेंद्र मोदी जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की जो दोस्ती आपकी रही है उस बारे में भी आज हमने खुल के बातचीत की। बिल्कुल, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।